दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास एक टोकरी है जिसमें सिर्फ 8 ही सेब आ सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेली उस टोकरी में से 7 सेब निकाल लेते हैं और हमेशा उसमें एक सेब छोड़ देते हैं, दोस्तों उस टोकरी में आपको 8वें दिन आखिर कितने सेब डालने पड़ेंगे जिससे वो टोकरी पूरी भर जाए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप डेली उसमें एक सेब छोड़ देते थे, जिस कारण 8वें दिन वो टोकरी अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। खैर, इस छोटी सी बात को आप समझ गए होंगे, पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा रियल लाइफ में भी आप पॉसिबल कर सकते हैं? आपको हर मंथ कुछ ना कुछ सैलरी मिलती होगी, उसमें से आप अगर कुछ प्रतिशत हिस्सा सेम उसी तरह बचा कर रख लेते हैं, तो क्या कोई ऐसा दिन भी आएगा जिसके बाद आपको की जेब फुलफिल हो जाएगी, यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल है। पर रियल लाइफ में आपको अपनी जेब को हमेशा भरी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। खैर, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे एक और जरूरी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जेब को फुलफिल करने के लिए कितना बड़ा अमाउंट अचीव करना चाहते हैं। अब मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि पैसा भला किसको ही बुरा लगता होगा, जितना ही मिल जाए उतना कम। पर क्या बिना गोल के किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको अपने 1 महीने का खर्च निकालना होगा, उसके बाद आप अपने 1 साल का खर्च निकालिए, इसके बाद आप उसी का 25 गुना कर लीजिए। अब 25 गुना करने के बाद जितना अमाउंट आता है वहीं आपका गोल होना चाहिए, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद दिलाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना अमाउंट अचीव करना है। अब दोस्तों ये कैसे होगा ये हम वीडियो में आगे सीखते रहेंगे। तो दोस्तों इसके जो रूल है वो हम बारी बारी से सीखेंगे। रूल नंबर 1, अपनी इच्छाओं पर नहीं बल्कि आपको अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपका मंथली खर्च 15,000 रुपये में ही निकल जाता है, तो आपको उन 5,000 रुपयों को सेव करना चाहिए। पर मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि सैलरी का मतलब होता है कि अगर आपके पास 20,000 रुपये आते हैं तो आप सोचिए कि उन 20,000 रुपयों को पूरे महीने में कहाँ खर्च करने हैं, और फिर अचानक से जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ जाए तो आपके पास उससे निपटने के लिए कोई सेविंग ही नहीं होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सैलरी का 10% हिस्सा आपको हमेशा बचा कर रखना है, फिर भले ही आपके ऊपर कितने ही खर्चों को कम करना क्यों ना पड़े। अब इन पैसों को कैसे बढ़ाना ये हम आगे सीखेंगे, पर दोस्तों इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सभी की सैलरी का 20,000 रुपये है। कुछ लोगों की सैलरी 20,000 से कम भी होगी और कुछ लोगों की सैलरी 20,000 से ज़्यादा भी होगी। फिर आखिर सभी लोग 10% हिस्सा इस अमाउंट को क्या अपनी सैलरी से सेव कर पाएंगे? तो दोस्तों आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अगर मैं अपने घर के खर्च ही नहीं भर पाता हूँ तो आखिर मैं इसे 10% हिस्सा सेव कैसे कर पाऊंगा? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत ही अपने पूरे महीने का बजट बनाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ऐसी फिजूल की चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी जिन पर आप खर्च कर रहे होंगे और जिसपे बड़ा अमाउंट जाता होगा आपकी सैलरी का। तो दोस्तों आपको सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को अपने बजट से हटा देना है, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली सेविंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आप ना पता कर पाए। इसका बड़ा कारण है क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों के बीच अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों कुछ लोग, जो कि पहला एग्जाम्पल था सेब वाला, उसमें अगर आप 7 की जगह 8 भी सेब निकाल लेते तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पर दोस्तों क्योंकि आपकी ज़रूरत 7 सेबों की थी, आपने उसमें एक सेब छोड़ दिया, तो इस वजह से 8वें दिन अपने आप वो टोकरी फुलफिल हो गई। इस वजह से आपको हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। आप इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ ज़रूरतों पर ही अपना पैसा खर्च करें। इससे जब आपकी सेविंग होना शुरू हो जाए उसके बाद आपको तीसरा नियम अपनाना है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें अपने पैसों को आखिर कैसे बढ़ाया जा सके। अपने पैसों को सेव करने के बाद आपको उन्हें तुरंत बढ़ाने पर लग जाना चाहिए। इसलिए आपको अपने पैसों को कहीं ऐसी जगह पर निवेश करना चाहिए जिससे कि उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे। दोस्तों निवेश का सीधे से मतलब इन्वेस्टिंग से है। अब अगर आप भी इन्वेस्टिंग को रिस्की समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की कोई रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तब। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने बटवे यानी वॉलेट को हमेशा जल्दी भर पाएंगे बाकी लोगों की अपेक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट तो ठीक है इन्वेस्टिंग के लिए, पर स्टॉक मार्केट में हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो इसका आंसर है कि आप आखिर कितना रिस्क उठा सकते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। पर दोस्तों आखिर ज़्यादातर लोग क्यों ही हाई रिस्क लेना पसंद करेंगे? इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें कम रिस्क होता है पर रिटर्न आपको बहुत सारा मिल सकता है। जिसमें से पहला ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम करना, और दूसरा ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड्स। दोस्तों इन दोनों के बारे में डीपली जानने के लिए मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उनको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप रियल एस्टेट या फिर गोल्ड्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप डिस्क्रिप्शन में जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आप इन्वेस्टिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह
तरह का कर्ज है या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको पहले उन दोनों ही चीज़ों को सुधारना होगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कर्ज है तो आप सबसे पहले उस कर्ज को उतारिए। उसके बाद अगर आप किसी रेंट के मकान में रह रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप खुद का मकान लें, भले ही फिर आपको उसके लिए कहीं से लोन लेना पड़े, क्योंकि लोन लेने के बाद जब आप अपना खुद का मकान बना लेंगे तो जो रुपए आप रेंट के लिए देते थे उसी को आप EMI के तौर पर अपने घर के रेंट को देने के काम में लगा सकते हैं, जिसके लिए आपका जो मकान है वो एक टाइम पीरियड के बाद आपका ही हो जाएगा और इससे आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और आपका खुद का मकान भी हो जाएगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं, जो कि सभी के पास नहीं होती है। और दोस्तों, अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप जल्दी ही अपनी पॉकेट को फिल कर पाएंगे। अब दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि हमेशा इमरजेंसी फंड पहले बनाएं। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बहुत ही बनाना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरजेंसी आपके सामने कभी भी आ सकती है, इसलिए सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह पे करें जहां पर आप तुरंत ही अपना पैसा विड्रॉल कर सकें, जैसे हम कहेंगे इमरजेंसी फंड। और ये इमरजेंसी फंड आपके बुढ़ापे में भी काम आएगा, क्योंकि अगर आप उसको कभी नहीं निकालते हैं तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आप उस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इमरजेंसी फंड से भी अपना पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये तरीके आपको हमेशा आपकी पॉकेट को फिल करने के लिए मददगार साबित होंगे। अब दोस्तों, 6 रूल कहता है कि आपने काम करने की क्षमता को हमेशा बढ़ाओ, सुधारो। दोस्तों, मैंने अभी तक जितना भी बताया है आपको, अगर आप इन सभी चीज़ों को सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वेस्टलेस हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों पर काम ही नहीं करना चाहते हैं तो आखिर आप कैसे अपनी पॉकेट को फुलफिल कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि अपनी पॉकेट को फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और दोस्तों वो मेहनत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी तरीके बताए हैं, अगर आप इन सभी को ध्यानपूर्वक अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप जल्दी ही महसूस करेंगे कि आपकी पॉकेट का जो भार है वो बढ़ने लगेगा, आसानी से आपकी पॉकेट में पैसे रुकने लगेंगे और आप एक टाइम के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कई सारी और वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।